नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चालू करो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक। चलिए, हेडिंग डालिए वर्धन वंश। बस हेडिंग डालना, उसके बाद कहानी सुनना। फिर इधर जितना आपके काम की चीज़ है वो तो लिखा ही हुआ है। हेडिंग डालना वर्धन वंश, वर्धन डायनेस्टी, या इसी का एक और नाम है पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति डायनेस्टी। अब इससे पहले बहुत सारे पुष्य और नाम से नाम आ गए होंगे। पुष्यमित्र शुंग हो गया, पुष्य गुप्त हो गया, ठीक है। एक देवभूति हो गया, इधर का भूति भूति लगा लिया, सामने एक चेंज कर लिया। तो ये सब अलग अलग है, ठीक है। ये एक नया कैरेक्टर है, क्या नाम है उसका? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक। अब हेडिंग डालना और समझाते चल रहा हूँ उसको, बस कहानी से सुनो प्रेम पूर्वक। कहानी सुन लोगे तो क्या थोड़ा जो साक्ष्य रहता है उससे संबंधित, उसको याद करना इजी हो जाता है। वर्धन डायनेस्टी, इससे जस्ट पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ के आए। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण पूछता है क्वेश्चन में, अगर मेंस में ऐसा लिखोगे ना तो उसके पतन का कारण क्या था जाना। तो उस पतन के कारण में जो हमारे काम का है वो ये चर्चा करेंगे कि उसके जो बाद के शासक हुए, शुरू वाले शासक तो बहुत पावरफुल थे, नो डाउट। चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, ये काफ़ी पावरफुल थे। लेकिन आगे चल के जो शासक हुए वो कमज़ोर साबित हुए। और जब भी सेंट्रल पावर कमज़ोर हो जाता है ना तो कोने काने के लोग विद्रोह करना चालू कर देते हैं। मैं अगर एकदम ढीला ढाला हूँ, सेंट्रल पावर कमज़ोर है, आप लोग कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, कभी पढ़ के आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो। मजबूत हो गए, एक दिन भगा दिए, उसके बाद से सब पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही सेंट्रल पावर कमजोर होने लग जाता है ना, फिर आजू बाजू के लोग हो हल्ला करना चालू कर दे। जब तक आप मजबूत हो ना तब तक आपके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, जिस दिन कमजोर हुए सब उठाने लग जाएंगे। तो गुप्त वंश बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर होना चालू हो गया। और हुणों के आक्रमण से इतना नुकसान पहुंचा गुप्त साम्राज्य को कि वो उसको झेल नहीं पाया, आर्थिक दृष्टि से एकदम कमजोर हो गए। ठीक, पैसे लगते हैं युद्ध करने में, लड़ाई झगड़ा करोगे पैसे समय सब जाया होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये गुप्त वंश जब लास्ट लास्ट तौर पे आया, और आखिरी शासक विष्णुगुप्त था जो अंतिम शासक जो पढ़ते हैं, इसके बाद जो थे गुप्त साम्राज्य का जितना भी क्षेत्र था ना वो छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ गया, ठीक है। किस में बढ़ गया? छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ गया, और अलग अलग राज्यों का अभ्युदय हुआ। अलग अलग राज्य अस्तित्व में आए, ठीक है। कैसे अलग अलग राज्य? तो मैं एक मोटा मोटी मैप बता रहा हूं। ये आज का इंडिया आधा अधूरा बना रहा हूँ क्योंकि उस टाइम का मैप अलग था, समझ लो, ठीक है। उस टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान सब शामिल थे। अब 500 से 600 ईस्वी का मैप आपको दिखा रहा हूँ कि जब गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ ना, और ये जो वंश हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइम की क्या स्थिति थी, ठीक है। तो वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुष्यभूति वर्धन। नाम पुष्यभूति था और सरनेम था वर्धन। नाम क्या था? पुष्यभूति, और सरनेम था वर्धन। इसने जो हरियाणा वाला क्षेत्र, आज का जो हरियाणा है नहीं, वो वाला क्षेत्र में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। बोला कि ठीक है, कमजोर हो गया, ये अपना एक नया किंगडम चालू कर दिया।
ये भी सैनिक सेवा देता था किसी राजा महाराजा के अंतर्गत, लेकिन ये अपना शासन चलाने लग गया कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मुझे स्वतंत्र राजा समझा जाए, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, किसी टैक्स नहीं पटाऊंगा। तो पुष्यभूति वर्धन अपने नाम और सरनेम से क्या एक नया वंश चालू कर लिया जिसका नाम क्या है, पुष्यभूति वर्धन। तो हरियाणा वाला क्षेत्र यहाँ पे है पुष्यभूति वर्धन वंश, ठीक है, या पी लिख दियो, क्लियर। ये वाला मैप हो गया। ये कौन से क्षेत्र में, हरियाणा। यहाँ पे यूपी वाला एरिया क्षेत्र था कन्नौज। तो कन्नौज वाले एरिया में, कन्नौज में मौखरी वंश चलते थे, कन्नौज है जगह का नाम है, वहां पे एक वंश था मौखरी डायनेस्टी, मौखरी वंश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, ये हरियाणा वाले क्षेत्र में पुष्यभूति। ये कोला को आंसर ये हो गया, कन्नौज हो गया। कन्नौज मतलब यूपी वाला एरिया। और कन्नौज काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड था, इसके लिए कई सालों तक युद्ध चला इस क्षेत्र के लिए, ये वाले क्षेत्र के लिए, कन्नौज के लिए, यहाँ पे यूपी वाला एरिया के लिए। इधर से अलग लोग लड़ने आते थे, इधर से अलग आते थे, इधर से अलग आते थे, ट्रिपल थ्रेड मैच चलता था। आगे चल के एंशियंट हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड था, ठीक है, कन्नौज। उसके बाद इधर जो बंगाल वाला एरिया ना, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश भी, ये पूरा पूरा बंगाल था। यहाँ पे बंगाल में उस टाइम में एक वंश शासन चलता था, बंगाल का गौड़ वंश, बंगाल के गौड़ वंश। जैसे इधर हम लोग गौड़ जनजाति पढ़े नहीं, तो वैसे ही मिलता जुलता नाम है गौड़, लेकिन अलग अलग है। ये गौड़ उसके साम्राज्य का नाम था, वंश का नाम था, ठीक है। तो बंगाल में कौन सा शासक थे, गौड़, गौड़ लोग रहते थे, क्लियर। यहाँ पे ये जो गुजरात वाला एरिया दिख रहा है, गुजरात के एक एरिया में वल्लभी के मैत्रक, मतलब क्षेत्र का नाम वल्लभी था, ठीक, क्या नाम था, वल्लभी, वल्लभी। इधर एक वंश चलता था मैत्रक। कहानी के जितने पात्र हैं उसको एक बार लिख दे रहा हूँ एक जगह, ठीक है। ये क्या है, गुजरात वाला एरिया है, कौन सा एरिया बोला, वल्लभी। उसमें वंश की नाम बता रहा हूँ, वंश का नाम बता रहा हूँ मैत्रक। तो जगह का, क्षेत्र का नाम है, आज तो गुजरात बोल रहे हो, उस टाइम क्या, वल्लभी, वल्लभी का मैत्रक। ये बीच में ना मालवा का पठार है, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में बताया था क्या, मालवा प्लेट्यू, तो वहाँ पे मालवा का पठार है। तो मालवा में भी, मालवा में वंश का नाम नहीं मिलता है, लेकिन मालवा का एक शासक था देवगुप्त, इसका बस नाम लिख लेना पहला, देवगुप्त। इसका एक ही जगह उल्लेख मिलेगा, ये देवगुप्त का जो काम किया है, ठीक है। तो वंश का नाम छोड़ दो, देवगुप्त, या आगे आएगा तो बता दूंगा, फिलहाल मेरे को याद नहीं आ रहा। मालवा में एक शासक था देवगुप्त, ठीक है। यहाँ पे एक नर्मदा नदी बहती है, ज्योग्राफी में याद आ रहा होगा। तो अगर पूछा जाए ना कि कौन सी ऐसी नदी है जो भारत को बीचों बीच काटती है का तात्पर्य है कि बीचों बीच बहती है, नर्मदा। नर्मदा के ऊपर आधा हिस्सा मिलेगा, इधर दक्षिण आधा हिस्सा मिलेगा। तो नर्मदा नदी के नीचे ये वाले एरिया में पूरा, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक तरफ, इधर एक डायनेस्टी रहती थी जिसको बोलते थे चालुक्य। कौन सा, ठीक, चालुक्य वंश, जिसकी राजधानी थी वातापी या बदामी, वातापी या बदामी, ये राजधानी थी। ये लिख भी लेना कि भैया क्या थी, नहीं तो नाम, राजा का नाम क्या है, जगह का नाम क्या है, वो याद नहीं रहा। ये राजधानी चालुक्य वंश के, अभी कहानी कौन है उसमें। यहाँ पे नीचे पल्लव वंश का शासन था, इधर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये पल्लव। अभी पढ़ के आया क्या, जो यूरोपियन आक्रमण है, पहले इंडो ग्रीक आया, फिर शक आया, फिर कौन आया, हाँ, वो वाला पल्लव नहीं है, वो अभी नहीं पढ़ के आए, ठीक है। ये पल्लव अलग है, उसी टाइम बता दिया था कि वो पहला अलग है और ये पल्लव अलग है। वो नॉर्थ इंडिया वाले हो गए, या साउथ इंडिया वाले हो गए, ठीक है, ये पल्लव अलग है। इतना क्लियर है। इतने लोग का कहानी हमको जानने को मिलेगा, इतने लोग के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। मैप क्लियर है। 500 या 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी के बीच का जो भारत था, उसको मैं यहाँ पे चित्रांकन कर दिया उसका। अब यहाँ से कहानी शुरुआत होती है। मैंने बोला गुप्त वंश के पतन के पश्चात ऐसे छोटे छोटे राज्य कुछ अपन बन गए, ठीक है, उदय हो गया उनका। उसमें से एक नाम था पुष्यभूति वर्धन। इसने एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम था पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, है ना, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। और ये पुष्यभूति का पुराने पुष्यगुप्त, पुष्य मित्र सुंग, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है, ये नया नाम है पुष्यभूति वंश। तो ये क्या किया, ये फाउंडर है, समझ लो। अगर फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी अगर पूछा जाए, फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी पुष्यभूति वर्धन, ठीक है, ये क्या था, फाउंडर था ये। फिर उसके बारे में बस उतना ही जानकारी मिलता है कि फाउंडर था, है ना। इसके बाद का जो 5वां शासक आता है, 5th रूलर जो रहता है, उसका नाम रहता है प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। ये एक पावरफुल शासक रहता है, ठीक है, पावरफुल किंग रहता है, और इसीलिए इसका नाम रख देते हैं बहुत सारा। इसका टाइटल रहता है, उपाधि। तो क्या क्या टाइटल रहता है, 3 टाइटल याद रखना। एक रहता है हुण हरिण केसरी, हुण हरिण केसरी, हुण हरिण केसरी। एक रहता है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज, हुण हरिण केसरी, महाराजाधिराज। और एक नाम रहता है, इसको बोला जाता है प्रतापशील,
काफी ज्यादा प्रतापी रहते हैं, इसलिए क्या नाम रखेंगे, प्रतापशील। प्रतापशील, हुण हरिण केसरी और महाराजाधिराज। महाराजाधिराज तो जैसे मैंने बताया गुप्त वंश के काल में भी चलता था, महाराज हो गया, महाराजाधिराज हो गया, ये नॉर्मल टाइटल थे, तो उसकी टाइटल ये भी थी। प्रतापशील प्रतापी था, प्रतापशील इसको बोल दिया जाता था। हुण हरिण केसरी क्यों, गुप्त वंश के टाइम में हुणों का आक्रमण होता था, बताया था, उससे डिस्टर्ब तो हो ही गया था। लेकिन आप बोलोगे सर स्कंदगुप्त ने तो फिर हुणों का उन्मूलन किया, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन मैंने बोला किसी को उखाड़ के फेंक दे रहे हो किसी वंश का, तो ऐसा नहीं कि सब के सब खत्म हो गए, कुछ इधर उधर ब्रांच छुटपुट बचे रहते हैं, है ना। तो वैसे ही हुणों के आक्रमण को इसने प्रभाकर वर्धन ने भी विफल किया और उनको सबक सिखाया, इसलिए इसको हुण हरिण केसरी भी बोला था, किसको, प्रभाकर वर्धन को। इसने क्यों, अब देखो हुण इधर साइड से आते थे आक्रमण करने, अब ये छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्र बन गए, जिसमें पुष्यभूति तो हरियाणा तरफ, जो थानेश्वर नाम का एक जगह है हरियाणा में, उन लोगों की राजधानी हुआ करती थानेश्वर करके, तो इस क्षेत्र में इनका शासन था। छोटा सा क्षेत्र था, हरियाणा वाला देखे भी होगी, अभी भी छोटा था, उस टाइम भी इन लोगों का छोटा सा क्षेत्र में शासन था, बाद में बढ़ गया अलग बात है। तो अब इधर से भैया कोई आक्रमण करने आएगा, सबसे पहला बॉर्डर किसका पड़ेगा, इसी का पड़ेगा। तो इधर आक्रमण होते रहता था, होते रहता था। ये आया, उसने पूरा रोक लगा दिया कंप्लीटली, ठीक समझ आया। इधर आने से पहले इससे गुजरना पड़ेगा ना, और दोनों अलग अलग राज्य हैं, कहा इसका हेल्प करेगा। इसके ऊपर आक्रमण होता था, इसने विफल किया, किसने, प्रभाकर वर्धन ने, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हुण हरिण केसरी। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन की 3 टाइटल और 3 संतानें, टाइटल भी 3 और संतान भी 3। तो प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, एक का नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था, राज्यवर्धन, राज्य, ये सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है, राज्यवर्धन। दूसरा बेटा जो छोटा था इससे, इसका नाम था हर्षवर्धन। और एक दोनों की प्यारी बहन थी, नाम था क्या, सलमान खान जिसका एडवर्टाइजमेंट करता है, राजश्री पान मसाला, ठीक है, दाने दाने में केसर, वो विमल वाला है, ठीक है, राजश्री, ठीक है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। अब देखो यहाँ पे प्रभाकर वर्धन वाला जो शासन था, इसमें क्या हुआ, ये रूल तो करता था और हुणों के आक्रमण को विफल किया, धारण भी कर लिया उपाधि, क्या, हुण हरिण केसरी, ठीक है। लेकिन अभी भी इधर से विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, और इसका जो लोकेशन है ना, बीच में पड़ जाता था। इधर से कन्नौज के मौखरी वंश है ना, ये इधर से अटैक कर रहे हैं, ये उसका फायदा उठा के इधर से मारा पीटी करते थे, ठीक। तो दोनों तरफ से बेचारे फंस गए थे। तो ये जो राज्यवर्धन आया, प्रभाकर वर्धन तो ठीक है चले गया, प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी बड़े बेटे को मिलनी है, आमतौर पे हिंदू में तो ऐसे ही चले आता था, बड़े बेटे को गद्दी मिल जाती थी, तो राज्यवर्धन को गद्दी बढ़ गई। ये थोड़ा समझदार था, होशियार था, समझदार था, ठीक है। हुणों के आक्रमण को तो विफल किया ही, उधर उसके टाइम में भी आक्रमण हुआ करते थे, लेकिन ये बोला कि अगर मुझे कोई मिलिट्री सपोर्ट मिल जाए पीछे से, तो ये आएंगे नहीं। क्या कमजोर देख के हर कोई आक्रमण कर देता ना, ताकतवर देख के नहीं भिड़ोगे आप किसी से, कमजोर देखोगे ना तभी आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, तभी आप मारपीट करोगे। तो वैसे ये भी बेचारा कमजोर हो पड़ जाता था, इधर से भी मार रहे, इधर से मार रहे। तो ये क्या किया, एक काम किया जाए, कन्नौज के मौखरी वंश से जो छुटपुट लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, उससे क्या किया जाए, संधि किया जाए, समझौता किया जाए। तो राज्यवर्धन गया, कहाँ गया, कन्नौज के मौखरी के राजा के पास, ठीक है। और यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था गृहवर्मा, ठीक। तो ये गया, बैठा, बात किए, फिर चाय पीते पीते इसने एक विवाह प्रस्ताव रखा। बोले मैं आपके पास शादी का प्रस्ताव लेके आया हूँ। बोले किसकी शादी का प्रस्ताव, तो मेरी बहन है जिसका नाम है राजश्री, आप उससे विवाह कर लीजिए। ये राजा था गृहवर्मा, ठीक। तो बोले कि मेरी बहन राजश्री का विवाह मैं आपके साथ कराना चाह रहा हूँ, एक मित्रता का प्रतीक भी हो जाएगा, मेरी बहन आपके घर जाएगी, मित्रता संबंध हो जाएगा, ठीक है, ससुराल में एक दूसरे। काहे किया ऐसा एक्शन, काहे लिया, क्योंकि इधर के भैया उसको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था, यहाँ बार बार आक्रमण हो रहा है, ये भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या किया, शांति प्रस्ताव लाया जाए, ठीक। तो इससे शादी करवा दिया, किसका, राजश्री और गृहवर्मा का, ठीक। लेकिन एक गाना सुने ना, तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तो ये प्यार तो गृहवर्मा का थे, लेकिन इसको चाहता था मालवा का देवगुप्त, किसको, राजश्री को। अब शादी भले हो गया, लेकिन वो बोला कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये बेचारा भूल नहीं पा रहा था, कौन, मालवा का देवगुप्त। तो इससे ये जो देवगुप्त है इसको चिढ़ हो गया, किससे, गृहवर्मा से, तो भैया मेरे चीज पर आपने हक जता लिया, मैं शादी करना चाहता था, इसने कर लिया, लेकिन इसको इससे कोई लेना देना था, भैया इससे उतना कुछ खास खतरा नहीं है, इससे था, इसलिए ये कन्नौज के मौखरी वंश के पास चले गया और शादी करा दी अपनी बहन राजश्री का, किसके साथ, गृहवर्मा के साथ। तो देवगुप्त क्या करता है, गृहवर्मा को मार देता है, जान से ही मार देता है, ठीक है, होता है ऐसा प्यार मोहब्बत में। तो देवगुप्त किल्ड गृहवर्मा,
ठीक है, ग्रीवर्मा को अब राजवर्धन बोला अब भी शादी कराया था, 2 महीने हुए नहीं, मेरी बहन को विधवा कर दिया तूने। वो बेचारी उसकी बहन डिप्रेस हो जाती है, ठीक, जंगल में भाग जाती है। ठीक, बोले यहाँ सांसारिक दुनिया में अब मेरे को मन नहीं लग रहा है, तो वो जंगल भाग जाती है। ये बात मालूम चलता है कि इसको राज्यवर्धन को, तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो राज्यवर्धन क्या करता है, ग्रीवर्मा पे आक्रमण कर देता है। बोला अभी तक तो भैया हमारे यहाँ ऐसा कुछ संबंध था नहीं लड़ाई झगड़ा वाला। हाँ, ग्रीवर्मा तो मर गया बेचारा, ऊपर चले गया, उस पर काहे करेगा। ठीक, कौन मारा था भाई, देवगुप्त। ठीक है, तो पहले देवगुप्त ने किसको मारा, ग्रीवर्मा को। फिर राजवर्धन अब उसकी बहन के हस्बैंड को मार दिया, तो भैया राजा है, लड़ाई तो लड़ेगा। तो जो राज्यवर्धन है, ही किल्ड देवगुप्त, मेरी बहन को विधवा बना दिया बोल के उससे झगड़ा हो जाता है। ठीक है, लड़ाई करता है, ये देवगुप्त को मार देता है। अब ये जो देवगुप्त रहता है, ये किसका मित्र रहता है, तो बंगाल में एक गौड़ शासक रहता है जिसका नाम रहता है शशांक। उस टाइम में कौन राजा रहता है, राजा का नाम रहता है शशांक। मतलब अगर ये दुर्योधन था ना, तो ये कर्ण था, समझ लो। जैसे कर्ण को भी मालूम था ना भैया दुर्योधन गलत है, लेकिन जिस टाइम में मेरे को मान सम्मान की जरूरत थी ना, जब भगवान की मौजूदगी के बीच मेरे को सूत पुत्र बोल के मेरे को अवसर नहीं दिया गया, उस टाइम दुर्योधन आया, वो बोला कि नहीं भैया, ठीक है, राजा लोग ही कम्पीट करेंगे ना, जब वो कंपटीशन था शादी वाला, राजा लोग ही कम्पीट करेंगे, तो भैया तुम अंग राज्य ले लो। अंग चंपा वाला याद आ रहा है, मगध में पड़े थे, अंग राज्य को तुम मालिक हो। बोला जिस टाइम जो चीज़ की मेरे को ज़रूरत थी उस टाइम इसने दिया। ठीक है, इंसान बोला पैसे भूखा नहीं होता, उससे ज़्यादा मान सम्मान का भूखा होता है। तो कर्ण दुर्योधन गलत किया, फिर भी उसका साथ दिया नहीं। तो ऐसी देवगुप्त भी मालूम था कि गलत कर रहा है, लेकिन शशांक का एक एकदम करीबी मित्र था, किसका, ये शशांक कर्ण समझ लो, ये दुर्योधन समझ लो। तो राज्यवर्धन से नाराज हो जाता है कौन, शशांक। अभी मर्डर मिस्ट्री चल रहा है पूरा। ठीक है, एक दूसरे का मर्डर, ये इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, एक दूसरे को मार के जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो जो शशांक था, शशांक किसकी हत्या कर देता है, राज्यवर्धन का। शशांक किल्ड राज्यवर्धन। लेकिन कैसे मारता है इसको, बेचारे इसको मालूम था कि इसका क्षेत्र इधर है और ये वाला क्षेत्र इधर है। भैया यहाँ से मैं जाऊंगा ना तो बहुत दूरी पड़ेगी उसको लड़ाई करने के लिए, ना मेरे पास उतनी सेना नहीं है, ना क्षमता नहीं है कि मैं इधर जाके लड़ाई लड़ूं। ठीक है, तो इतना दूर कौन जाए। तो ये राज्यवर्धन को बुलावा भेजता है कि ठीक है आपसे मेरे को बात करनी है, आप एक बार घर आए। लेकिन भैया बिना सैनिकों के साथ आए, बिना हथियार के साथ आए। जैसे शिवाजी को एक बार अफजल खां बुलाता है ऐसे ही कि बहुत दिन हो गया यार बात नहीं किए, लेकिन बिना बॉडीगार्ड के आना। तो शिवाजी को मालूम रहता है, भाप लेते कि भैया ये मेरे को मारेगा। ठीक है, और ये गैसिंग सेंस भी उनका इतना अच्छा रहता है, कब मारेगा, पीठ पीछे ही वार कर पाएगा, सामने से तो वार करे इतनी हिम्मत नहीं है, रहता तो लड़ाई लड़ता। ठीक है, तो पीठ पे ही वार करेगा, ऐसा उसने गैस किया था। तो आयरन बेल्ट पहन लेते हो शिवाजी। तो जब उन लोग ऐसे गले मिलते ना, आओ भैया गले मिलो, तो गले मिलते तो फिर छोड़ते नहीं है, तो चाकू निकाल के ऐसा 2-3 बार मारते हैं। लेकिन आयरन बेल्ट पहले रहते हैं तो कुछ होता नहीं है। तो शिवाजी भी तैयार होकर आ रहते हैं, भले बिना हथियार और बिना बॉडीगार्ड के आ रहते हैं, लेकिन छुपा रहते हो भी बगनखा। ठीक, तो पेट में घुसा देते हैं उसके। ठीक है, ऐसा ही कुछ कहानी होता है इसके साथ भी, राज्यवर्धन के साथ। राज्यवर्धन को बुला लेते हैं, लेकिन ये जो जोश में चल देता है, ठीक है देख लेंगे क्या कर लेगा मेरा। ठीक है, तो शशांक भी वैसे गले मिल के मार देता है उसको, गले मिलता है और पीछे से चाकू मार देता है। ठीक, सेम शिवाजी जैसी स्टोरी रहता है, लेकिन ये आयरन बेल्ट नहीं पहन रहता है, ये आयरन मैन नहीं रहता। ठीक है, इसलिए मर जाता है। अब जब ये मरता है ना, तो इसका छोटा भाई, ये कितने साल का रहता है, मात्र 16 साल का रहता है उस टाइम। कितने साल का, 16 साल का। तो इसको गद्दी मिल जाती है। ठीक है, किसको, राज्यवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन को गद्दी बढ़ जाती है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा पूरा कहानी, अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो कैरेक्टर भूल जाओगे मेरे ख्याल से। ठीक है, आ रहा है ना, चलो ठीक। हर्षवर्धन को गद्दी बढ़ जाती है, 16 साल का रहता है। तो 16 साल की उम्र में तो एकदम नाबालिग बच्चे रहते नहीं। ठीक है, कोमल कोमल त्वचा, कोई सिक्स पैक एब्स भी नहीं आया था उसका। तो इस टाइम में बोला कि भैया अभी मैं कमजोर हूँ, अभी शशांक से चिड़ हो गया उसको, कहा है मेरे बड़े भाई को मार दिया बेवजह, है ना। और भी चलो आमने सामने युद्ध में लड़ाई होके वो मरता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तो एक पार्ट है यार युद्ध का, मृत्यु। ठीक, युद्ध कर रहे हो मतलब मृत्यु गले लगाओगे आप। लेकिन बोला भैया तुम धोखे से मारे, तो इस पे आक्रमण नहीं करता, तुरंत आक्रमण नहीं करता, लेकिन उसको मारना होता है। तो ये क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है, ये जो कन्नौज के मौखरी में जो ग्रीवर्मा शासन कर रहा होता था ना, तो ये तो मर गया। इसके मरने के बाद एकदम अस्थिरता आ जाती है यहाँ कन्नौज में। ठीक है, जो मौखरी वंश चलते रहता है ना, यहाँ इस तरह कोई इसके बाद के जो वंश रहते हैं संभालने के लिए, वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं गद्दी संभालूंगा, मैं राजपाट संभालूंगा। इसका फायदा उठा लेता कौन, हर्षवर्धन। तो सबसे पहले आक्रमण करता है, इसी पे आक्रमण कर देता है। बोला कि चारों पांचों को नहीं मिलेगा, इन लोगों के जो इसके बेटे और भाई चाचा बेटे के लड़के लोग लड़ाई करते रहते हैं ना, काका बड़ा वाले लड़के लोग, तो इधर आक्रमण कर देता है। सबसे पहले ये क्षेत्र को कब्जे में मिलाता है, कन्नौज के मौखरी वंश का।
अब इसके बाद बॉर्डर टच होगा किसके, बंगाल के गौड़ शसक। तो कई साल इंतजार करता है ये, क्यों, हर किसी का वक्त आता है, तो जब आपका वक्त नहीं हो तो इंतजार करना हो आपको, ठीक है, तो जब ताकतवर बनोगे तब आक्रमण करना। तो वैसे ये भी बोलते हैं कि भैया समय बलवान होता है, समय का इंतजार करता है, और जब समय मिलता है इसके पास तो सबसे पहले ना अपनी बहन को ढूंढता है, ठीक है, बहन को खुजवाते रहता है, वो जंगल झाड़ी में भाग जाती है, मिल ही नहीं रही है। अरे भैया गृह वर्मा ही थोड़ी ना है, और भी बहुत सारे हैं, दूसरे से शादी करा देंगे। लेकिन ये बोले कि नहीं, मैं 7 जन्म का वादा करके आ चुकी हूँ, किसको, गृह वर्मा, ठीक है, तो और किसी शादी नहीं करेंगे। बोला ठीक है। तो हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढवाता है, सर्च अभियान जारी रहता है, राजश्री मिल जाती है, और जैसी राजश्री मिलती है तो इसका दुख उसको सहन नहीं होता, रोती है, रोती कि नहीं इसने मेरे को बर्बाद कर दिया, किसने, देवगुप्त ने, फिर देवगुप्त को ये मारा, तो फिर यहाँ से कनेक्शन यहाँ आता है। तब इसको लगता है कि नहीं यार अब समय आ गया है, अब इसको मारा जाए, किसको, शशांक को। तो अपनी पूरी सेना लेके इधर बंगाल के गौड़ शासक शशांक पे हमला कर देता है, ठीक, तो इधर कहीं भाग जाता है म्यांमार तरफ ये शशांक, लेकिन बाद में ढूंढ ढांड के खोज खाज के उसको मार देता है, ठीक है। तो ये जो राज्यवर्धन को मारा था किसने, शशांक ने। फिर हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन किल्ड, तो ये किसने किसको मारा ये क्लियर है क्या, शशांक, हर्षवर्धन के शशांक, वो लिखावट समझ नहीं आ रहा, मेरे मुंह से सुन लेना, हर्षवर्धन ने किसको मारा, शशांक को, इतना क्लियर। फिर से बता रहा हूँ गुप्त वंश का पतन हुआ, ये गुप्त वंश पूरे उत्तर भारत तक फैले हुए थे अच्छा खासा, ठीक है, समुद्रगुप्त तो आया था, नीचे तक आया है ना, नीचे तक आया, क्लियर, लेकिन छोड़ दिया था, है ना, तो उत्तर भारत तक पूरा गुप्त वंश फैला हुआ था, इसका मैप भी दिखाया था मैं लास्ट में। ये गुप्त वंश टूट के देखो ना अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है, ये बंगाल का गौड़, ये इधर, ये इधर, इधर सब बटा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे एक हरियाणा वाले क्षेत्र में थानेश्वर नाम का जगह था, वहीं आसपास के जगह में पुष्यभूति वर्धन नाम का जो छोटा मोटा राजा राज कर रहा था, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, एक वंश की नींव रखता है, क्या नाम रहता है उसका, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, अपने नाम और सरनेम पे ही, ठीक। इसका जो 5वां शासक रहता है क्या नाम रहता है, बोला 5वां शासक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जिसकी उपाधि थी क्या, महाराजाधिराज, पूर्णहरिण केसरी और प्रतापशील, प्रतापी रहता करके। इसके कितने बच्चे थे पूछा जाए तो, बड़ा कौन सा, ठीक है, तो बड़ा बेटा रहता है राजवर्धन, इसके बाद गद्दी इसको मिलनी होती है, एक और छोटा बेटा रहता है हर्षवर्धन, और पापा की परी कौन, राजश्री, ठीक है। अब जो विवाद का कारण रहता है यही लड़ाई झगड़ा चालू होता है, ठीक। अब बताया कि भैया इधर उधर आक्रमण हो रहा है, तो जो राजश्री को जब सॉरी राजवर्धन को जब गद्दी मिलती है ना, तो ये सबसे पहला काम करता है कि इससे भैया संधि प्रस्ताव कर लिया जाए, संधि समझौता कर लिया जाए। तो ये जाता है विवाह प्रस्ताव रख देता है, विवाह मैंने बोला था एक माध्यम हो जाता है राज्य विस्तार करने का या मित्रता करने का, किसी से लड़ाई झगड़ा मत हो, ठीक। तो कन्नौज के मौखरी वंश का शासक कौन रहता है, गृह वर्मा, ठीक है। शादी प्रस्ताव ले जाता है किसके पास, गृह वर्मा के पास, किसके शादी का, राजश्री का। पहले नानुकुर करता है, फिर देखता है राजश्री को तो तुरंत अरे हाँ भाई किया जाए, शादी, शादी हो जाता है। लेकिन मैंने बोला फिर इससे चिढ़ जाता कौन, मालवा के देवगुप्त। अब इन लोग का भी बॉर्डर टकराता था, ऐसे ही वाद विवाद चले, और उसके बाद जो भैया प्यार था, जीवन में एक ही चीज मैंने पाई थी, एक ही चीज के सपने देखे थे, वो भी तुम छीन लिए, तो इसके ऊपर क्या कर देता, आक्रमण कर देता, इसको मार देता है, ठीक, क्लियर। तो ऐसी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऊपर से ये कांड हो गया, तो और गुस्सा आ जाता है। वैसे ही जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ऐसी उनमें मित्रता नहीं थी, मतलब एकदम शत्रुपूर्ण व्यवहार था दोनों के बीच, ऊपर से उसी की बेटी को उसी दरबार के अंदर घुस के उठा के लेके आ जा रहा है वापस, तो चिढ़ेगा ही ना। लेकिन जयचंद होना हम बोल देते हैं कि गद्दार होना, लेकिन अगर उस बाप का दर्द, उस बाप की तकलीफ समझोगे तो गलत है ना भैया, ठीक। तो वैसे यहाँ पे केस हो गया, देवगुप्त ने मार दिया किसको, गृह वर्मा को। फिर ये देवगुप्त को मार दिया किसने, राजवर्धन ने, लेकिन उस राजवर्धन को मार दिया इस देवगुप्त के मित्र शशांक ने, इस शशांक को मारा राजवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने, ठीक है, इतना क्लियर हुआ था। अब हर्षवर्धन को लगा भैया ये भी कब्जा कर ले, ये भी बंगाल का इतना बड़ा क्षेत्र उसको मिल जाता है, तो लगा इसमें तो मजा आ रहा है यार, इतना, इसको उत्तरापद स्वामिनी बोल देते ना, उत्तरापद मतलब उत्तर का एरिया, जैसे दक्षिणापद स्वामिनी स्वामी उसको समुद्र को बोलते थे क्योंकि दक्षिण आया था, दक्षिणापद मतलब दक्षिण तरफ आक्रमण किया था, जैसे दक्षिणापद स्वामी बोले समुद्रगुप्त को, वैसे उत्तरापद बोल के स्वामी बोल दिया कि इसको हर्षवर्धन को। इसको बोला कि नहीं यार ये टाइटल मिला तो अच्छा लगा, तो सिर्फ उत्तरापद क्यों रहा जाए, दक्षिण पद पे भी जाया जाए, दक्षिणापद पे भी जाया जाए। तो ये आगे बढ़ता है, वो अपने जीत के सफर को आगे बढ़ाता है, आसपास के सब क्षेत्र पे ये कब्जा कर लेता है, इतना ये वल्लभी के मैत्रक को बस छोड़ के,
इससे इसका कोई वाद विवाद नहीं रहता है, ठीक है, बस मैच देखते रहता है, ये इसको मार रहा है उसको मार रहा है, ये दूर से मैच देख रहा है, बोला ठीक है। तो जो हर्षवर्धन बाद में पूरा क्षेत्र कब्जा करता है ना, तो उसका एरिया कौन सा रहता है वो बता रहा हूँ मैप पे ड्रॉ करके, ये लो दूसरे कलर से बता रहा हूँ, ये वाला पूरा, इसको छोड़ दिया जाए तो ये नर्मदा नदी तट तक, ये पूरा हर्षवर्धन कब्जा कर लेता है अपने क्षेत्र में बहुत कम उम्र में, ठीक है। तो नौजवान लड़का रहता है, जोश जोश में गर्म खून, ये आक्रमण कर देता है नीचे, ठीक है। तो बोले कि नहीं, मेरे पूर्वजों ने दक्षिण कब्जा नहीं किया, अब दक्षिण पे कब्जा किया जाए। तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का और थोड़ा बहुत कर्नाटक का हिस्सा। यहाँ पे एक वंश शासन करता था, राज करता था, नाम था उसका चालुक्य वंश। क्या? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश भी, उसकी राजधानी क्या थी पूछा है, वतापिया बदामी, उसको वतापिया बदामी के चालुक्य बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम एक शासक था, शासक का नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पहला नहीं द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। जितना बता रहा हूँ कहानी सब लिखा होगा, जो याद करने वाला काम है। तो ये जो हर्षवर्धन रहता है, अब अपना रुख किधर करता है, दक्षिण की तरफ करता है, इसको चाहिए रहता है दक्षिण वाला राज्य। तो इन लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कहाँ पे, ये जो नर्मदा नदी बह रही ना, तो नर्मदा नदी के इस साइड हर्षवर्धन, नर्मदा नदी के उस साइड पुलकेशिन द्वितीय। तो इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और काफ़ी खून खराब होता है। लास्ट में कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, मतलब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय आमने सामने नहीं हो पाते, इनकी सेना ही लड़ते रहती है, लेकिन हर्षवर्धन को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है और ये पुलकेशिन द्वितीय को भी नुकसान पहुंच जाता है, ठीक। तो कोई किसी को मारता नहीं है, ठीक, कोई किसी को नहीं मारता, लेकिन दोनों को ये बात समझ आ जाती है कि भैया तुम उत्तर पर राज कर रहे थे, मैं दक्षिण पर राज कर रहा हूँ, दोनों लड़ के एक दूसरे को कमजोरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो शाम को इनके बीच बातचीत होती है, पुलकेशिन द्वितीय समझाता है कि अबे तेरे सैनिक तेरे पास नहीं रहेंगे तो इधर के क्षेत्र को कैसे संभालेगा, यहाँ बैक टू बैक आक्रमण हो रहे हैं, और मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं इधर ये पल्लव, इधर चेर चोल पांडे सब ये साउथ वाले और हमला करते रहते, उनको कैसे संभालूंगा, इधर से भी लड़ाई है, जो बताया ना पल्लव वंश, यहाँ से इसका आक्रमण चलते रहता था। तो हम दूसरे एक दूसरे को लड़के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। एक काम करो भैया, डिसाइड कर लेते हैं बाउंड्री, नर्मदा नदी जो बहती है उससे ऊपर का पोर्शन तुम्हारा और नर्मदा नदी के नीचे का पोर्शन मेरा, नर्मदा नदी क्रॉस करके ना तुम आओगे ना मैं आऊंगा। बोला ठीक है। तो कोई एक दूसरे को मारता नहीं है, लेकिन इतिहास में ये जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। क्यों हराया? क्योंकि पहल हर्षवर्धन ने की और बिना खाली हाथ वापस लौटा ना, तो ये मान लिया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। तो सवाल अगर पूछा जाए कि हर्षवर्धन के जीवन काल में एकमात्र चुनौती या एकमात्र हार का सामना किससे करना पड़ा, पुलकेशिन द्वितीय। अब ये जो पुलकेशिन द्वितीय बताया, इन लोगों के बीच ऐसा मामला हो गया और क्यों इन लोग समझौता कर ले, वो भी समझ आई, बात नहीं आई। ये जो बाउंड्री टच कर रही वाला एरिया हो गया पल्लव, ये आंध्र प्रदेश वाला और तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश, आज का आंध्र प्रदेश, ठीक। तो यहाँ पे एक वंश का शासन था पल्लव। पल्लव में उस टाइम के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, ये फर्स्ट है, ये वाला द्वितीय था, पुलकेशिन जो था वो द्वितीय था, नरसिंह वर्मन प्रथम था, नरसिंह वर्मन प्रथम। इन दोनों के बीच भी ना बाउंड्री टकराता, देखो बाउंड्री टकराता तो ना युद्ध होता ही है। ये जो आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाद विवाद है, इंडिया और चाइना के बीच जो वाद विवाद है, ये चाइना और ये जो पाकिस्तान वाला वाद विवाद है बता रहा हूँ, इस बात को चाणक्य जब अर्थशास्त्र में लिखे ना किताब, तो वहाँ पे लिख के बता दिया हमेशा, और ये आज भी प्रासंगिक है। उसने बोला कि कभी भी किसी राज्य का पड़ोसी राज्य जो होगा वो मित्र नहीं हो सकता, हमेशा दुश्मन रहेगा, और पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा मित्र रहेगा। इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान शत्रु, पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान हमारा मित्र, इंडिया का पड़ोसी चाइना, चाइना शत्रु, चाइना का पड़ोसी रशिया मित्र। तो ये बात को चाणक्य जो थे वो बहुत पहले बता दिए। तो वैसे पड़ोसी बॉर्डर टच करना मतलब वाद छुटपुट होते रहते ना, नहीं ये मेरा ये मेरा, अकेले कोई रहेगा तो कोई वाद विवाद नहीं, इन्होंने आप अकेले रहोगे तो कोई बात नहीं, भाई भाई हो गए, बंटवारे की लड़ाई, ठीक, भाई भाई बचपन से रह रहे, बचपन से प्यार मोहब्बत है, लेकिन आगे चल के वाद विवाद होता ही नहीं। कैसे गीता भाभी, कितना ही कड़ा इस्तेमाल में बंटवारा ठीक है, तो वाद विवाद होता है। तो वैसे ये बॉर्डर टच करता था, इन लोग का लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा में क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय और जो पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके बीच 7 युद्ध हो चुके थे। 7 के 7 युद्ध में ना ये जो पुलकेशिन द्वितीय था नरसिंह वर्मन प्रथम को मारता नहीं था, छोड़ देता था, मजे लेता था, ठीक है, जब फिर से आना, फिर से तुम सेना इकट्ठा करो और वापस आओ लड़के, दम हो तो हरा लेना, ठीक है, बार बार चैलेंज करता था। ये 7 बार हो गए थे हारते हुए, ठीक है। उसी बीच इसके साथ युद्ध हो जाता है, तो मैंने बताया ना बहुत मारकाट हुआ, ऐसी कमजोर हो गया, ये इसको मौका मिल गया नरसिंह वर्मन प्रथम को।
ये बोला अब वापस लड़ाई लड़ा जाए। ठीक है, अभी 7 बार लड़ने के बाद ना इसको ये जो पुलकेशिन थी जो युद्ध रणनीति अपनाते थे ना, जैसे महाभारत में भी जैसे देखे अलग अलग दिन अलग अलग व्यू रचना होती थी, तो ये हर बार पुलकेशिन थी एक ही व्यू रचना रचता था। ये नरसिम्हा 7 बार मार खा के सीखा, एक पहली बार में सीख जाना चाहिए था, लेकिन 7 बार में सीखा। ठीक है, 8वें बार समझ आ गई भैया पुलकेशिन थी हमेशा ऐसे अटैक करता है। ठीक है, और इसके साथ लड़ाई लड़के कमजोर भी हो गया है हर्षवर्धन के साथ। इसको मौका मिल जाता है किसको, नरसिंहवर्मन प्रथम को। 8वीं बार जब लड़ाई लड़ता है ना, इस बार नरसिंहवर्मन प्रथम जीत जाता है। अब पकड़ता है किसको, पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक, तो जो नरसिंहवर्मन प्रथम रहता है वो शारीरिक रूप से एकदम हष्ट पुष्ट रहता है, ये वाला नहीं रहता, ये मानसिक रूप से रहता है, शारीरिक रूप से नहीं रहता। तो उसको बटिस्टा का स्मैक देता है पहले, जब आमने सामने होता है। बटिस्टा की स्मैक देखे हो कैसे, नहीं देखे आज जाके देख लेना। बटिस्टा की स्मैक देता है, उसको पलटता है, जमीन में लेटाता है। ठीक है, और उसके कपड़े को फाड़ के उसके पीठ पे वातापी कोंडा लिखता है। बाजू में पत्थर रहता होगा, चाकू वाकू रहता होगा, उससे गोद गोद के टैटू बनवाते हो नहीं आप लोग, तो क्या लिखता है, वातापी कोंडा। वातापी कोंडा कहा लिखता है, वातापी मतलब वातापी का शासक, कोंडा मतलब वो विजय करने वाला, मतलब वातापी के रूलर को हराने वाला, उसको जीतने वाला, ऐसा समझ लो। तो उसके पीठ पे क्या गोद देता है, वातापी कोंडा। ठीक है, अब बोल बेटा, 7 बार तो बेइज्जत करके भगाया, अब बता। तो नहीं बोल पाता कुछ बेचारा, फिर वहीं बाजू में जो पत्थर रखे रहता होगा उसको पूरा। ठीक, उसका कहानी समाप्त। तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और इस द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। ये पूरा एक दूसरे को हराने वाला कंसेप्ट क्लियर, एक दूसरे को मारने वाला कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, तो कहानी बस इतना था, उसके बाद पूरा साक्ष्य है। तो जितना कहानी हो सकता था, जो रोचक था और इससे संबंधित था वो मैं बता दिया, जो रोचक नहीं था और इससे संबंधित नहीं है तो नहीं बताया। इतना कहानी समझ आया। इसके बाद फैक्ट है कहानी में, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गुप्त वंश का पतन हुआ और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उस छोटे राज्य में एक पुष्यभूति वर्धन नाम का लड़का था, बोल लो राजकुमार था। वो हरियाणा वाले क्षेत्र में अपना अलग से स्वतंत्र राज्य स्थापना कर लिया और नाम अपने ही नाम और सरनेम पे रख लिया, जो वंश का नाम था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक, उसका 5वां शासक हुआ प्रभाकर वर्धन। उसके 3 बेटे थे, 3 बच्चे थे, एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन, एक राजश्री। क्लियर। तो राज्यवर्धन को गद्दी मिल जाती है। वो अपनी बहन की शादी राजश्री किससे कराता है, ये बाजू में जो कन्नौज के मौखरी वंश है ग्रीवर्मा, इससे कराता है। लेकिन इससे चिढ़ जाता कौन, देवगुप्त। देवगुप्त मार देता है ग्रीवर्मा को, इस देवगुप्त को मार देता है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन को मार देता है शशांक, इस शशांक को मार देता है हर्षवर्धन, इस हर्षवर्धन को हरा देता है पुलकेशिन द्वितीय, इस द्वितीय को हरा देता है ये नरसिंहवर्मन प्रथम। इस फर्स्ट ने इस सेकंड को हराया, फर्स्ट से सेकंड को हराया, लेकिन इससे पहले 7 बार हारता भी है। ठीक है, इतना क्लियर। ये पूरा कहानी आपका समझ आए। ठीक, समझ आई बात। अभी छत्तीसगढ़ एंशिएंट हिस्ट्री तो आप पढ़ लिए ना। यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन सा चीनी यात्री इंडिया आया था, भारत आया था, हेनसांग। उस टाइम छत्तीसगढ़ में कौन था मालूम, राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, उसके टाइम में अगर तामेश्वर बताएंगे उसके टाइम में समकालीन शासक कौन, तो ये सब मिले क्या, पढ़ लो अगर पढ़ाए होंगे तो, या पुराने किसी नोट्स वोट्स में शामिल होगा। उस टाइम के ना ये लोग समकालीन शासक थे, नरसिंहवर्मन प्रथम हो गया, पुलकेशिन द्वितीय हो गए, हर्षवर्धन हो गए। ठीक है, ये सब उसके समकालिक शासक थे, कंटेम्प्रेरी थे, मतलब उस टाइम था तो आया था हर्षवर्धन के, सॉरी हेनसांग जब था तो हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आया, तो एक ही बात हुआ ना। क्लियर। तो जो महाशिवगुप्त बालार्जुन था ना उसके समकालीन है लोग, नरसिंहवर्मन प्रथम ये सब। तो ये हेनसांग कहा आ गया, उसको कहे खुजली हुआ इधर आने का, चाइना से भाग के इधर आ रहा है। तो मैंने बताया यहाँ अशोक के टाइम में भी बौद्ध धर्म का फुल प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो चाइना तक पहुंच गया। अब चाइनीज लोग को काफी ज्यादा उत्सुकता होती थी कि नहीं, जहां से बुद्ध बने, मतलब बुद्ध तो भैया पहले सिद्धार्थ थे, है ना, पहले तो एक आम नागरिक थे, समझ लो एक आम व्यक्ति थे, लेकिन वहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जिस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई भैया वहां का माहौल कैसे होगा, जब बुद्ध का प्रचार प्रसार मतलब यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक हो चुका है, तो जहाँ वो बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जन्मा, वहाँ उसकी क्या वैल्यू है, वहाँ किस प्रकार से सिस्टम है, वो स्टडी करने के लिए ना बहुत सारे लोग यहाँ आते थे चाइना से। उसमें से एक नाम फेमस है कौन, हेनसांग। अब बहुत लोगों का नाम होगा, लेकिन इसकी नज़र राजा पे पड़ गई, है ना, और राजा की नज़र इस पे पड़ गई, तो इसका नाम उल्लेखित हो गया, लिख दिया, तो हम हेनसांग के बारे में पढ़ रहे, नहीं तो आते थे बहुत सारे लोग। तो ये हेनसांग यहाँ आया था और लगभग 14-15 साल रुका। ठीक है, तो ये क्या किया, पूरे भारत भ्रमण किया था वो, पूरा भारत, मतलब कश्मीर से एंट्री मारा था, कश्मीर में एंट्री मारा। ठीक है, कश्मीर से धीरे धीरे ये नीचे आया हर्षवर्धन के
कल तक आया। तो हर्षवर्धन बोला भैया ठीक है, ये चाइनीज़ थोड़ा अलग टाइप का आइटम दिख रहा है, इसको रखा जाए अपने दरबार में। ठीक है, तो अपने दरबार में उसको संरक्षण देता है। लेकिन फिर उसको परमिशन मांग के ना वो घूमने निकल जाता है कि नहीं मैं और दक्षिण जाना है, मेरे को छत्तीसगढ़ तरफ जाना है। तो छत्तीसगढ़ भी हेनसंग आता है। कब आता है? 639 में, 639 ईस्वी में। और जो हर्षवर्धन गद्दी पे बैठता है ना वो 606 ईस्वी में बैठता है। इस टाइम 16 साल का रहता है वो, मतलब पैदा कब होता है? 590 में। 590 में पैदा होगा, 16 साल, 606 कर लो। और ये जो क्या नाम बताया था इसका, वेनसांग, वेनसांग बोल रहा हूँ, हेनसांग बोल रहा हूँ। ठीक है, कब आता है? 639 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ आता है। लेकिन वो जब कश्मीर में एंट्री मारता है ना तो शायद 627, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट है, शायद 627 ईस्वी में ही वो आ जा रहता है। ठीक, हेनसांग यहाँ कितने साल रुकता है पूछा है तो 14-15 साल वो रुकता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा था, उसका आंसर पूछा हुआ है, तो कितने साल यहाँ व्यतीत करता है तो 14 साल। ठीक है, किताबों में 15 साल मिल जाता है, तो 14-15 के आसपास ये रुका हुआ है। एग्जैक्ट अब उसका कितने दिन रुका, कौन से होटल में रुका, ये सब अपने को नहीं पढ़ना। 14 से 15 साल यहाँ रुकता है। किस लिए आया था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, अध्ययन करने के लिए। प्रचार प्रसार तो उधर हुआ था, चाइना में हुआ था। ये खुद बौद्धिस्ट था, यहाँ सीखने के लिए आया था। गौतम बुद्ध आए थे? अरे बाबू, गौतम बुद्ध 1000 साल पहले आके चले गए, यहाँ से 1000 साल। कौन? हाँ, ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते पढ़ा दिए, क्या दिक्कत है? मैं भी यहाँ लेबर इंस्पेक्टर कार है, लेबर लॉस। जैसे कोई नया कोर्स आता है ना, अब पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया, ऐसा लगता है कुछ भी पढ़ा सकते हैं, बस उसका सामग्री मिलना चाहिए कुछ। फूड इंस्पेक्टर आ गया, फूड लॉ पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन नहीं, ठीक, कोर्स पहले लॉन्च हो जाता है। क्या सिलेबस है वो बाद में देखते हैं, कोर्स पहले लॉन्च हो जाता है। सहकारिता वाला आया, कोर्स पहले लॉन्च, अभी उसका अलग से है सर, नहीं नहीं ठीक है, देखा जाएगा। ठीक, तो पढ़ाता हूँ तो लगता है कि 1 घंटे पहले मैं भी पढ़ के आ रहा हूँ। नहीं, ये पढ़ा रहा हूँ तो लग रहा है कि आधा घंटे पहले मैं भी पढ़ के आ रहा हूँ। आधा घंटा, हाँ। नहीं, पढ़ के बहुत पहले से पढ़ा हूँ, इसलिए नहीं लग रहा आपको। ठीक है, हाँ भी बोल रहे हो मुझे। ठीक है, देखा जाए उसका फीस ड्यू है क्या, तुरंत वसूला जाए। तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते पढ़ा दिया भाई, पढ़ लिया तो ठीक है। हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो तामेश्वर बताएंगे तो वो भी गलत नहीं बताएंगे। बौद्ध धर्म का अध्ययन कर लिया और तामेश्वर के हिसाब से प्रचार प्रसार कर लिया। अब नहीं भी किया होगा फिर भी कर लिया, समझ लो। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर लिया। तो ये भारत आया, इधर उधर घुमा, और छत्तीसगढ़ को इसने किया सोलो बोला था अपने किताब है ना। अब ये भैया जो घूम रहा है, जो भी अच्छी चीज लग रही है, वाह क्या सीन है बोल रहा है, तो उसको पूरा उतारता था, लिखता था, यहाँ ऐसा सीन है, यहाँ ऐसा सीन है, यहाँ ऐसा आकृति है, ये सबको लिखता था अपनी किताब में। उस किताब का नाम था क्या? सी यू की। एक फूका की अलग था, हाँ फायन था, वो फूका की था, ये क्या है? CU की। ठीक है, तो पूरा चाइनीज किताब ऐसी मिलेगा आपको, नाम CU की। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ को क्या बोला? किया सा लो। ठीक है, किया सोलो। तो ये एक्चुअल में किया सोलो यहाँ नाम नहीं था, यहाँ का नाम था, छत्तीसगढ़ का कौशल था। लेकिन वो 2-3 बार पूछा होगा किसी बाबा को, बाबा, अब चाइनीज वो नहीं समझे और ये छत्तीसगढ़ी नहीं समझे। ठीक है, तो उसने बताया होगा कौशल, लेकिन उस कौशल को क्या कर दिया? किया सोलो। लेकिन वो जो जिस बाबा से पूछा था ना, तो कौशल के साथ साथ 2-3 बार पूछो तो बाबा लोग कखवा नहीं जाते, फिर वो एक गाली बका। तो कौशल और एक गाली मिक्स करके उसने किया सोलो है भैया, यही जो मेरे को बोला है वही क्या होगा, उसका नाम होगा, ऐसा सोचा। ठीक है, तो किया सोलो। और कौन सा गाली था वो मत पूछना। ठीक है, तो किया सोलो, बाकी समझदारों को इशारा काफी है। तो इसने छत्तीसगढ़ को क्या बताया? किया सोलो। ठीक है, क्या नाम रखा छत्तीसगढ़ का? किया सोलो। लेकिन एक्चुअल में जो कौशल था उसी को किया सोलो सोच लिया। क्लियर है इतना? चलो ठीक, ये कहानी अगर क्लियर है तो हम आते हैं साक्ष्य पे। जितने भी फैक्ट्स हैं उसको याद कर लेते हैं। तब्बू, चलो ठीक है, आज कहानी कर लो यार। वो नोट्स वाले को जितने पॉइंट्स हैं ना कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्लियर, आज ये कहानी याद करके आ जाना। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, क्लास खत्म। अभी नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे, नोट्स अरेंज कर रहे हैं उसका। वंश देख रहे थे, और वर्धन वंश की कहानी कुछ इस प्रकार थी। 5 मिनट का रिकैप, एकदम 5 मिनट में सरसरी आवाज सुनना बस आपको। ठीक है,
ये गुप्त वंश के पश्चात जो गुप्तों का इतना वाला एरिया था वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गया। बोला ठीक है, मैप हो सकता है क्लियर ना दिखे, इनमें बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे पुष्यभूति वंश चालू हो गया, जिसका संस्थापक, जिसका फाउंडर कौन था? पुष्यभूति वर्धन। तो उसने अपने नाम पे और सरनेम पे वंश चालू कर लिया, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाजू में बॉर्डर शेयर करता था, ये यूपी वाला एरिया है। ठीक है, किसका? यूपी वाला एरिया है। और यूपी में कौन से मौखरी वंश राज करते थे? कन्नौज के मौखरी वंश, कन्नौज के मौखरी वंश। ठीक, इधर ये पूरा बंगाल में, बंगाल के गौड़ शासन करते थे। लेट गुप्त, इसको गुप्त, गुप्तोत्तर काल भी बोला जाता है। गुप्त के बाद मतलब गुप्त उत्तर, गुप्तोत्तर। ठीक है, तो इधर पूरा बंगाल वाला था। बंगाल में कौन से शासक थे? गौड़ शासक, जिसका उस टाइम राजा कौन था? तो पूछा जाए शशांक। ठीक है, कौन? शशांक। क्लियर? ये बताया था गुजरात में वल्लभी के मैत्रक, लेकिन थोड़ा सा एरिया सीमित है, पूरा गुजरात नहीं है। ये वल्लभी के मैत्रक, ये वल्लभी इनकी राजधानी है, इसके मैत्रक वंश चलते थे। ये वाला एरिया पता था, ये जो नदी दिख रही है ना, ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के नीचे वाला एरिया चालुक्य वंश का था, जिसकी शासक ये बदामी दिख रही है, ये वतापी या बदामी था। कौन सा? वतापी या बदामी। कहाँ पड़ता था? कर्नाटक में पड़ता शायद ये। ठीक है, ये पल्लव वंश दिख रहा है, इनका जो बॉर्डर शेयर होता था, पता है, इसलिए वाद विवाद होता था, पल्लव वंश। और यहाँ ये एक राजा रहता था नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पे राजा रहता था पुलकेशिन द्वितीय। ये सारी कहानी बताया था। इसमें क्या हुआ, इसका जो संस्थापक था पुष्यभूति, उसका 5वां शासक था प्रभाकर वर्धन। उसकी 3 उपाधियां थी, हुणाइन केसरी, महाराजाधिराज और प्रतापशील। ये 3 उपाधि थी। ठीक है, प्रतापशील, हुणाइन केसरी और महाराजाधिराज। ठीक है, इसने, इसके 3 बच्चे थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजवर्धन को गद्दी मिलती तो अब अपनी बहन राजश्री का शादी इधर करा देता है। ठीक है, लेकिन इस बात से ये मालवा, यहाँ दिख रहा है ये मालवा, मालवा का शासक देवगुप्त चिढ़ जाता है, किसकी हत्या कर देता है? गृहवर्मा की हत्या कर देता है। फिर अपने क्या बोलेंगे, दामाद, साला दामाद की हत्या होती है, तो राजवर्धन इसको देवगुप्त को मार देता है। अब ये इसका दोस्त रहता है शशांक का, तो शशांक इसको बुला के मार देता है, गले मिलते टाइम चाकू भोंक देता है उसको पीठ पे। इस बात से नाराज हो जाता है हर्षवर्धन, जो राजवर्धन का छोटा भाई रहता है। तो गद्दी पे बैठने के बाद हर्षवर्धन कुछ समय लगाता है, 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है, अपनी बहन को बचाता है, फिर उस पर आक्रमण कर देता है, किस पे? शशांक पे। और ये वाला क्षेत्र कब्जा कर लेता है। अब इधर भी हो गया, तो मतलब ये पूरा एरिया उसका हो गया। ये फिर लेटर पीरियड में, मतलब बाद में, ये वल्लभी को जो मैत्रक है ना, उसको छोड़ के ना, ये नर्मदा नदी तक ये पूरा क्षेत्र हर्षवर्धन का था, अगर मैं पे बताऊं तो। ठीक है, ये क्लियर इतने समय। अब इसको लालच आ जाता है, उत्तर वाला भारत जीत गया, इसको उत्तर पर स्वामिनी बोला गया, इसको लालच आ गया। इसके मन में लगा कि नहीं, अब मेरे को कहाँ जाना है? दक्षिण जाना है। साउथ पे आक्रमण कर देता है, नर्मदा नदी पार करने की कोशिश करता है, इसको यहीं पे रोक देता है। कौन? चालुक्य वंश का एक राजा रहता है पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के बीच फाइट होता है, मरता कोई नहीं है, लेकिन ये बोल जाता है कि इसकी पराजय हो गई, क्योंकि पहले ये किया था, लेकिन उसको वापस खाली हाथ जाना पड़ा, हार गया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एकमात्र पराजय अपने जीवन काल में किससे मिली? पुलकेशिन द्वितीय से मिली। ठीक है, उसके बाद ये बताया पल्लव में, पल्लव वंश में एक राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका और इनका फाइट चलते रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता था। 7 बार ये हारा, 8वें बार जब हारा, 7 बार हारा तो छोड़ दिया उसको, लेकिन 8वें बार उसकी बारी आई तो नहीं छोड़ा। ठीक है, उसके पीठ पे क्या लिख दिया? वतापी कोंडा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। ठीक, तो पहले ने दूसरे को हराया, नरसिंह प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। ये पूरा मारापीटी वाला केस था। ठीक, समझ आ गया है ना? उसके बाद पूरे फैक्ट्स मैं आज बता दे रहा हूँ, कहानी तो कल बताई दिए। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वर्धन। राजधानी क्या थी? थानेश्वर। और ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा, इसको याद रखिएगा। 5वां शासक प्रभाकर वर्धन थे, इसके 3 बच्चे थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। ये राजश्री लड़की का नाम है। ठीक है, उसकी बहन थी। प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी प्रतापशील, हुणहरिन केसरी, महाराजाधिराज। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से कराया गया। राजवर्धन ने मालवा के देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन ने मालवा के देवगुप्त, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट स्किप हो गया, क्योंकि बिकॉज ये जो देवगुप्त था इसने गृहवर्मा की हत्या कर दी थी, एक पॉइंट स्किप हो गया, कहानी में तो बता ही दिया था। ठीक है, अब अपनी बहन को विधवा होते देख उसका मूड खराब हुआ, उसने देवगुप्त के पास गया और उसको मार दिया। ठीक है, देवगुप्त किसका फ्रेंड था? फ्रेंड ऑफ गौड़ शासक शशांक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया। देवगुप्त किसका फ्रेंड था? गौड़ शासक शशांक का। ठीक है, तो इसको लगा कि नहीं यार, मेरे दोस्त को मार दिया, ये गलत बात है। ठीक है, क्या गलती की? अपने प्यार को पाने की तो कोशिश किया, बोला, तो उसको ये वाजिब नहीं लगा। ठीक है, तो शशांक किसको मिलने बुलाता है? राजवर्धन को मिलने बुलाता है, खाली हाथ मिलने बुलाता है, तो गले मिलता आते साथ, और गले मिलता है तो उसको मार देता है। ठीक है, अब ये बात किसको हजम नहीं होती? हर्षवर्धन को हजम नहीं होती। लेकिन जब वो गद्दी पे बैठता है, कितना एज रहता है? 16 साल का रहता है, मतलब 606 AD में वो गद्दी पे बैठता है, मतलब पैदा हुआ था होगा 590 में।
16 साल, अपने 16 साल की उम्र में वो गद्दी पे बैठता है। तो उस टाइम फिर क्या करता है, अपने आसपास क्षेत्र को जीतना चालू करता है। सबसे पहला काम, जो उसकी बहन जहाँ शादी करके गए रहती है ना, कन्नौज के मोखरी वाले, वहाँ अस्थिरता चलते रहती है, गृह युद्ध चलते रहता है। उसके आपस में सब भाई बहन लोग लड़ते रहते हैं कि नहीं, मेरा क्षेत्र मेरा क्षेत्र मेरा क्षेत्र। इस बात का फायदा उठाता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो सबसे पहले जो कब्जा करता है कन्नौज के मौखरी वंश को कब्जा कर लेता है। अब बॉर्डर टकराता है किसका किसका, गौड़ और हर्षवर्धन का। अपनी सेना भेजता है। ठीक, बाद में शशांक जो है भाग जाता है हारने के बाद, लेकिन उसको ढूंढ ढांड के खोज खाच के मार देता है। ठीक है, क्लियर। तो बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, फिर हर्षवर्धन राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। जन्म 590 में, गद्दी पे बैठा 606 एडी में। ये वतापी या बदामी के चालुक्य था, के नाम क्या था, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, दूसरा प्रथम नहीं है। बदामी या वतापी के चालुक्य जिसका राजा था पुलकेशिन द्वितीय, ये हराता है किसको, नरसिंहवर्मन प्रथम को। कितने बार, 7 बार। फिर लास्ट में नरसिंहवर्मन प्रथम हराता है किसको, पुलकेशिन द्वितीय को। जब 8वीं बार युद्ध होता है ना, तो हरा देता है, और हरा के उसके पीठ पे क्या लिखता है, वतापी कोंडा। ठीक है, वतापी कोंडा मतलब वतापी को जीतने वाला, और उसको मार देता है। ठीक है, लेकिन ये पुलकेशिन द्वितीय इससे पहले किसको हरा चुका होता है, हर्षवर्धन को। ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच समझौता, ये मैंने बताया। ठीक है, क्या समझौता हुआ कि भैया यहाँ पे नर्मदा नदी बह रही है ना, मेरा क्षेत्र ये है, तुम्हारा क्षेत्र ये वाला एरिया है, तुम्हारे ऊपर भी आक्रमण का खतरा बने रहता है इधर साइड से, मेरे ऊपर भी ये पल्लव बार बार आके आक्रमण करते रहता है। तो हम लोग क्या कर लेते, संधि कर लेते। क्या संधि कर लेंगे कि तुम नर्मदा नदी यहाँ से इधर क्रॉस नहीं करोगे, और मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अपने जीवन काल में बाद के लोग देखेंगे। ठीक, तो ये संधि हो जाते हैं इनके युद्ध के बाद। लेकिन जस्ट इसके बाद मैंने बोला 8वीं बार जब युद्ध होता है पल्लव वंश और इसके बीच में, तो पल्लव वंश का शासक नरसिंहवर्मन प्रथम इसको हरा देता है। ठीक है, और क्या उपाधि धारण करता है, वतापी कोंडा, और लिखता भी उसके पीठ में। क्लियर। उसके बाद ये सारे कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के डाल दिया हुआ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को पॉइंट बना के डाला हुआ है। ठीक, उसको मैं याद कराते चल रहा हूँ, बाकी आधा ज़्यादा तो कहानी में ही आपको याद हो गया होगा। वहाँ पे कुछ राजधानी और राज्य थे, उसको याद रखना है। जैसे वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, थानेश्वर। मौखरी वंश की राजधानी क्या थी, कन्नौज। कन्नौज यूपी वाला एरिया। इसको जब भी पढ़ते ना ऐसा पढ़ा जाता है, जैसे कन्नौज के मौखरी वंश, उसमें ना जवान में चढ़ रहता है। अगर मैं अचानक से अमिताभ बोलूँ ना, तो आगे आपको नाम बच्चन याद आ जाएगा ऑटोमेटिक, फ्लो में वो निकलता ही है। ठीक है, जवान पे चढ़ा हुआ होता है। तो वैसे इसको भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जब भी मौखरी वंश पढ़ो तो मौखरी ना पढ़ के कन्नौज के मौखरी। ठीक है, वतापी के चालुक्य, बदामी के चालुक्य, ऐसा पढ़ा जाता है। तो वो जबान में चढ़ा होता है, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं। मौखरी वंश का राजधानी क्या होता है, कन्नौज। हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। इसकी एक पुस्तक थी, क्या क्या पुस्तक थी, नागानंद, रत्नावली, प्रिय दर्शिका। ठीक है, क्लियर। हर्षवर्धन की किताब है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक, इसी की 3 किताब है ना, इसके ऊपर लिखा गया नहीं है, इसी नहीं लिखा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक, क्लियर। हर्षवर्धन का दरबारी रहता है बाणभट्ट, दरबारी कवि, दरबारी मतलब कोर्टियर बोल लो। इसने एक किताब लिखी हर्षचरित। ये जो हर्षवर्धन के बारे में इतना सारा कहानी पढ़ रहे हो ना, कहाँ से मालूम चलता है, हर्षचरित से। ठीक है, कौन लिखता है, बाण भट्ट। ठीक है, कौन लिखता है, बाण भट्ट। क्लियर। ठीक, हर्षवर्धन को आगे क्या बोला गया, देखो, सकलोत्तर पथनाथ, शीलादित्य। ये किसने बोला, हेनसांग। हेनसांग कौन था, मैंने बताया कि चाइना के बहुत सारे लोग ट्रैवलर बन के इधर आते थे। क्या करने आते थे, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने। ठीक है, बुद्धिज्म से ऊपर के जो देश हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, तो भारत आते थे इन लोग घूमने फिरने, टूरिस्ट बन के। उसी में एक आया कौन, हेनसांग। ठीक है, हेनसांग आया, हेनसांग मिला किससे मिला, हर्षवर्धन से मिला। तो इसने बोला कि चलो ठीक है यार, तुम मेरे लिए काम करो। ठीक, हेनसांग को बढ़िया चाय पानी पिलाया, कुछ दिन अपने यहाँ ठहराया, फिर हेनसांग परमिशन मांग के पूरा दुनिया भर घुमा। ठीक है, क्लियर। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ आया था, ये भी बात मैं बता चुका हूँ। ठीक, जब हेनसांग आया, अब उसके यहाँ रुकवाया भी है, उसको नाश्ता चाय पानी करवाया, तो कुछ के बारे में बोलेगा। तो इसने उसको बोला सकलोत्तर पथनाथ। हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ बोला गया। उत्तरापद स्वामी बता रहा था ना, वो टाइटल सकलोत्तर पथनाथ। ठीक है, सकलोत्तर पथ, सकल उत्तर पथनाथ, उत्तर पद का नाथ, नाथ मतलब स्वामी। बोलते नहीं मेरे प्राण नाथ, मतलब क्या, मेरे प्राणों के स्वामी। तो ये कहा है उत्तरापथ का नाथ है। ठीक है, उसका किंग है, उसका राजा है। क्लियर। फिर शीलादित्य। अब ये शीलादित्य क्यों दे दिया नाम समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको बोल दिया शीलादित्य। ठीक, दवाई वाई का नाम लग रहा है। हेनसांग ने भारत के लोगों को गर्म मिजाज के लोग कहा। ठीक है, वैसे ही दिखता चाइनीज टाइप का होगा, है ना। किसी से पूछता तो चीम चाऊ चू ऐसा करता होगा, किसी मूड खराब हो गया बग देते थे होंगे। ठीक है, चिथी मार के भगा देते होंगे। तो ये बोला नहीं भैया, ये लोग गर्म मिजाज के हैं, लेकिन दिल के साफ हैं।
ठीक है, दिल के साफ हैं, ऐसा कौन बोला? वेनसांग ने बोला। वेनसांग ने भारत के लोगों को गर्म मिजाज के लोग कहा, लेकिन बताया कि भैया कि दिल के साफ हैं और स्वच्छता प्रेमी हैं। ठीक है, स्वच्छता प्रेमी, भले अभी अभी हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन उस टाइम थे, आज से 1400 साल पहले स्वच्छता प्रेमी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो जगह जगह कचरा दिखेगा, जगह जगह लोग पौधे को पानी देते मिलेंगे। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम ये वेनसांग ने बोला कि भैया ये जो भारतीय लोग हैं वो स्वच्छता प्रेमी हैं, लेकिन गर्म मिजाज के हैं, खकवा जाते हैं जल्दी। हेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। 14-15 साल सिर्फ घूम ही रहा था ये। ठीक है, कौन? वेनसांग, वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार। कुंभ मेला शुरू किया, ये बीच में हेनसांग के बारे में बता दिया। जो हर्षवर्धन है, कुंभ मेला पढ़ते हो नहीं, हर कितने साल में होता है? 12 साल में होता है नहीं? 12 साल ना, ठीक। उसकी शुरुआत किसने की? ये हर्षवर्धन ने। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है क्या बोला? देखो फैक्ट्स ही याद करने, कहानी कल बता दिया था। ये राज्य था वर्धन, इसकी राजधानी थानेश्वर, मौखरी कन्नौज। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में, कन्नौज यूपी तरफ। ठीक है, हर्षवर्धन की किताब इसने खुद लिखी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेते, नागा बाबा से याद कर ले, उन्हीं लोग खुश रहते हैं, कोई मटेरियल चीज़ों से नहीं, जीन्स टी शर्ट कुछ नहीं। ठीक है, नागानंद, उनको रत्न से कोई मतलब नहीं, और उसके बावजूद सब दर्शन करने आ रहे हैं। ठीक है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन का दबारी था बाण भट्ट। ठीक है, उसने क्या रचना की? हर्षचरित। हर्षचरित किसके बारे में लिखा गया? हर्षवर्धन के बारे में। किसने लिखा? बाण भट्ट ने। मतलब ये बायोग्राफी है, समझ लो। हर्षचरित किसका है? बायोग्राफी है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ बोला गया, क्यों बोला गया ये तो बता दिया आपको। नर्मदा नदी के ऊपर कर का पूरा उत्तरापथ, दक्षिणापथ वाला दक्षिण तो नीचे हो गया, उत्तरापथ पूरा जीत के रख दिया था। गुप्तों के बाद इसी ने एकजुट किया, वो गुजरात वाला पोर्शन थोड़ा छोड़ दिया जाए तो पूरा उसका बॉर्डर टच करता था उत्तर भारत में। ठीक है, इसलिए उसको सकलोत्तर पथनाथ बोला गया। शिलादित्य किस नाम से दिया नहीं मालूम मेरे को, किसने बोला? हेनसांग ने बोला। और हेनसांग को खुद क्या बोला था? वेनसांग को क्या बोला गया? यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक है, कितने साल भारत में रहा? 14-15 साल रहा। क्लियर, 627 में कश्मीर में एंट्री मारा था, 627-26 में। ठीक है, और फिर पूरा भारत घूम डाला, ये छत्तीसगढ़ में भी आया। क्लियर, अब हेनसांग किसका समकालीन था अगर पूछा जाए तो हर्षवर्धन का। या एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो वेनसांग आपको बताना है। जो कुंभ मेला आज देखते हो वो कुंभ मेला हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। क्लियर, इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स पूछे गए थे, मैंने बताया क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको पॉइंट बना के लिख दिया हूँ कि अग्रहार क्या बोला जाता था, तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। ठीक है, कर मुक्त भूमि को क्या बोला जाता था? अग्रहार, कर मुक्त भूमि, इतना पॉइंट है। ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, टैक्स फ्री लैंड, इसको क्या बोला गया? अग्रहार। ठीक, क्लियर, जैसे ब्राह्मण है, अगर कोई पाठ पूजा कर रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है, ठीक, तो कोई व्यापार तो कर नहीं रहा है कि उसको लाभ मिलेगा, तो शिक्षा दे रहा है, ठीक है, शिक्षित करने का काम कर रहा है, या पाठ पूजा कर रहा है, तो जीवन यापन कैसे चलाएगा? ठीक है, तो उसको राज्य क्या दिया करते थे? अग्रहार देते थे। अग्रहार मतलब टैक्स फ्री लैंड, कि ये जमीन ले लो, अगर समय मिले तो इसमें खेती किसानी कर लेना, और जो अनाज होगा उसको रख लेना, हमको टैक्स मत देना, काम तो ऐसे कर ही रहो। ब्राह्मणों का अलग सम्मान था। या फिर आप नहीं कर रहे हो तो अधिया या रेघा में दे दो, ठीक है, दूसरा कर लेंगे। ठीक, क्लियर, तो टैक्स फ्री जो लैंड देते थे उसको क्या बोला जाता था? अग्रहार। किसको? ब्राह्मण्स को। फिर धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। ठीक है, और कुंभ मेले की शुरुआत भी वही हुई। धार्मिक सभा मतलब कुछ पाठ पूजा कराना था, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ सकते हो। गुप्त वंश के पश्चात पुनर्गठन, पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइज किसने किया? हर्षवर्धन ने। उत्तर भारत का ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, उसको पॉइंट बना के लिख दिया कि गुप्त वंश के पश्चात, गुप्त वंश के पश्चात, आफ्टर गुप्ताज, जो उत्तर भारत का पुनर्गठन किसने किया? किसने? तो किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। पूरा क्षेत्र तो जीता ही। ठीक है, ये एरीपत्ती है, शरीपत्ती नहीं, एरीपत्ती, एरीपत्ती, एरीपत्ती। जैसे अग्रहार क्या है पूछ दिया, वैसे एरीपत्ती क्या है एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जलाशय की भूमि, ठीक है, पानी वाला भूमि, एरीपत्ती। तो उसको मैं ऐसे याद कर लूँ, एलोवेरा जेल होता है, सिर्फ लगाते हो गए पिंपल दूर भागे करके। ठीक, तो एलोवेरा से एरीपत्ती याद रख लेना, जेल से जलाशय रख लेना। घंटी यंत्र या तुला यंत्र क्या होता था? ये सिंचाई के लिए यूज होता है। ठीक है, और उस टाइम टैक्स कितना रहता था? 1/6। अब मैं एक बार जब दरबारी भाषा की बात कर रहा था ना, तो प्राचीन इतिहास में मैंने बोला अगर दरबारी भाषा पूछे तो संस्कृत मार देना, ठीक है, अगर आप अलग से नहीं पढ़े हो तो संस्कृत। मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे तो फारसी मारना, ठीक है, जो भी दिल्ली सल्तनत आए, मुगल आए तो फारसी। क्लियर, वैसे जब टैक्स की बात आती है ना कि टैक्स क्या था,
तो ज्यादातर एंशियंट हिस्ट्री में जहां पे भी आप देखोगे ना 1/6 मिलेगा, और मीडियल हिस्ट्री में देखोगे तो 1/4 मिलेगा। एक आध दो लोग चेंज कर दिए थे अलग बात है, लेकिन 1/6 और 1/4। ठीक है, क्लियर। तो ये घंटी या तुला यंत्र ये किसके लिए यूज होता था? सिंचाई के लिए। अब वो किस टाइप का यंत्र था अभी मैं देखा नहीं हूँ, है ना, लेकिन सिंचाई के लिए यूज किया। टैक्स क्या था? तो 1/6 था, उपज का 1/6 भाग। मतलब जैसे इधर टैक्स लेवल रहता नहीं कि भैया 1 करोड़ कमाया तो 30% उसका 30 लाख दे देना, बस वैसे ही अगर 1 क्विंटल धान हुआ तो उसका 1/6 इधर पहुंचा देना। कहाँ पहुंचा दोगे? राज्य, मतलब जो सरकार है उसके पास, जो राजा है उसके पास पहुंचाओगे। क्लियर। ये आपका बस वर्धन वंश इतना ही था, 10-15 मिनट का था, कल नोट्स नहीं बताया था। इसमें किसी कोई डाउट नहीं? ठीक, बस आज की क्लास इतना ही है। ये नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा कल ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के राजा, इससे पहले पढ़ के आए। एक मिनट।